नवीं पंचवर्षीय योजना ऐसा भी कह सकते हो कि पूर्णता सफल नहीं हुई। पढ़े हो? अदर लुसेंट की किताब है तुम लोग के पास? पढ़ते हो? हैं? पढ़ते हो? तो उसमें देखो ऐसा नहीं है कि सभी डाटा गलत, देखो सभी डाटा सही नहीं है। मैंने 2-3 बार बताया है। जैसे उसने एक पॉइंट लिखा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी ना, उसमें लिखा गया है ना, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। ये इसका सही नहीं है कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में कौन सा है? एक और 8वीं। तो इस तरह के जहाँ करेक्शन है बता दिए हैं। अब यहाँ आ जाओ, नहीं फिर समय लग जाएगा। 7वीं 1997। देखो G20 का शिखर सम्मेलन सभी को पता है ना, होता है। इतना G20 नाम सुने हो? G20 का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? बताओ। G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम। जैसे तुम्हारा कोई पूरा नाम है ना, शॉर्टकट में लिखते हो नाम, शॉर्टकट में भी नहीं लिखो कि बाद में लिखते हो। G20 का मतलब कुछ नहीं, ग्रुप्स ऑफ 20। और ये बनने का मेन मुद्दा यही था। जैसे नवीं पंचवर्षीय योजना किसके लिए रही? भारत के लिए रही, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन एक पॉइंट कहा जाता है कि 1997 में दुनिया में मंदी आई थी। मंदी जानते हो ना, जब गिर जाता है सारी चीजें, वैश्विक स्तर का पूरा बाजार धराशायी हो जाए, उसी के आधार पर G20 का गठन किया गया। तो पॉइंट है, कभी परीक्षा में पूछा जाए कि G20 का गठन करने का मुख्य मुद्दा क्या था? जो विश्व में एक मंदी आई थी, बाजार व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी वैश्वीकरण की, बात समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए किया गया था। तो अपने यहाँ भी एक पॉइंट में कहा जाता है कि पूर्णतः नवीं पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई। अब देखो अपने यहाँ 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। इस सरकार राजनीतिक स्थितियां सही नहीं रही, उल्टा सीधा काम होता है। ठीक है, बातें ना करो, सुन लो, बात बतिया लेना है। तो 2:30 बजे के बाद खाली हो जाओगे। ये कहीं जाना है? कहीं जाना है? ऐसी कोई क्लास नहीं होती, ऐसा कोई विद्यालय नहीं होता जहाँ पर ऐसे 2-4 बच्चे ना हो। अच्छा ऐसा भी है कि अगर ना रहे तो सही भी नहीं है, लेकिन मर्यादा के बाहर निकल जाएंगे, सही नहीं है। चलो, नवीं पंचवर्षीय योजना लिख रहे थे ना, अब लिखो नवीं पंचवर्षीय योजना में, आगे लिखो, पहला पॉइंट करके लिखो एक करके। नवीं पंचवर्षीय योजना में, और समझ में जिसके ना है पूछ लेना। नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव विकास के साथ, सर्वोच्च प्राथमिकता मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। न्यायपूर्ण वितरण एवं किस पर बल दिया गया? समानता पर बल दिया गया। ठीक, देखो पिछले हफ्ते पढ़ा रहे हो या इससे पहले मैंने बताया था, लिख लिए सभी लोग ना? देखो भारत देश में एक वैज्ञानिक अभी भी जीवित हैं, अमर्त्य सेन नाम है। उनसे जब पूछा गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उन्होंने कहा था कि मानव संसाधन का विकास। बताए थे ना? उन्होंने कहा कि मानव संसाधन का विकास ही वास्तविक विकास है। अगर मानव संसाधन का विकास किया जाएगा तो व्यक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा। अगर मान लो जीवन में कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन का एक थोड़ा सा टिपिकल स्टेटमेंट था। जैसे उसने कहा था ना कि व्यक्तिगत अगर हमें छोड़ दिया जाए और फिर जो हमारे आसपास बच गया उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। वैसे प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि मानव विकास, मानव संसाधनों का विकास ही मनुष्य के लिए वास्तविक विकास है। ऐसा स्टेटमेंट किसका है? अमर्त्य सेन का। और वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए देखो कल्याणकारी, ये पढ़े हो ना कि वेलफेयर, कल्याणकारी के लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्रदान हुआ था ना अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के जो कल्याणकारी चीजें होती हैं उसके लिए दिया गया था नोबेल अमर्त्य सेन को 1998 में। अरे बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अरे गिने चुने 2-4 अर्थशास्त्री तो भारत देश में बचे हैं,
एक मनमोहन सिंह हो गए, एक ये हो गए, एक आध लोग दक्षिण के भी हैं, नहीं तो अरे भाई सब एज भी हो गई है, चले भी गए, ऐसा नहीं है। चलो आगे लिखो। इस योजना के अंतर्गत, हाँ अगला पॉइंट लिखो। इस योजना के अंतर्गत, अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत विकास लक्ष्य 6.5%। इस योजना के अंतर्गत विकास लक्ष्य 6.5%, 6.5% लक्ष्य, क्या लिखे, विकास लक्ष्य रखा गया। 7% पूरा नहीं है, 6.5% का है। एक बात और, जैसे बच्चे ने पूछा, एक दिया कहीं किसी ने कुछ और पूछा, किसने पूछा था, वो पूछा था ना सर्वोदय योजना का। एक बात याद रखो, किताब जो है कहीं कहीं अलग अलग चीजें दी गई हैं। अगर तुमको कहीं डिफरेंस मिल जाए कि उसमें सर ये था उसमें ये है, तो कोशिश ये करना कि उस किताब का नाम पता कर लेना, नहीं तो आ करके यहाँ पूछ लेना। और एक बात और, प्रश्न क्लास चाहे देखो सारी क्लासें चलती है तुम्हारी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, सब की, ठीक, तो सब नोट कर लेना, जैसे जिस टीचर की क्लास लगे उनसे पूछ लेना। बात समझ में आई? और अगर तुम्हारा नेसेसरी कोई पेपर लग जाए और तुम्हें लगे कि अगली क्लास नहीं होने वाली है, और तुम्हें लगे कि हम ही से पूछ लो, अगर हमारी लास्ट लगे या किसी और सर की लग जाए, लेकिन अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर लेना। क्योंकि कितना साल लिखाए थे 1945, ये डाटा गलत है। 1950 में जयप्रकाश नारायण को कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, 7 नहीं था 6.5% लक्ष्य निर्धारित किया गया। फिर आगे लिखो, लक्ष्य की प्राप्ति 5.5% की गई। लक्ष्य की प्राप्ति 5.5% की गई। लिख लिए? देखो, जैसे एक रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान में किताबों में लिखा है 74 से 78, ठीक है, आप लोगों ने पूछा भी था हमसे, तो मैंने 78 ना लिखवा करके कितने लिखवाया था, 79। कारण क्या है कि जब कोई पंचवर्षीय योजना अनाउंस की जाती है तो उस डेट से उस 5 साल को पहले ऐड कर लिया जाता है। तो अगर 74 में कही गई, वैसे मान लीजिए कहा गया कि 74 से 5 साल के लिए कोई प्लान लगाया जा रहा है, तो जब इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा ना। बीच में घटना घट जाए तो एक अकस्मात बात की बात है। उसमें यही हुआ था कि बीच में घटना घट गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई और उन्होंने उस प्लान को खत्म करके 98 में काम खत्म, रोलिंग प्लान चालू कर दिए। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो क्या कहा गया था कि 1974 से 79 तक चलेगा, लेकिन अब इलेक्शन हुआ, सरकार दूसरे की बन गई, तो जो घोषित किया गया 74 से 79 तक, लेकिन 1 साल पहले खत्म कर दिया गया, तो उसकी अवधि फिर 78 हो गई, लेकिन खत्म 1 साल पहले हुआ। जैसे कहा गया पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1951 से 56, 5 साल ही तो जोड़ोगे। अब मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं प्रधानमंत्री थे, उनको कुछ लगता कि सही नहीं है, कुछ कम कर देते, तो फिर अगली बार लिखा जाता कि 1951 से 56 तक तो किया गया, लेकिन समय अंतराल इस समय से समाप्त करके ये चालू कर दिया गया, जैसे मोदी जी ने किया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि योजना आयोग की भारत देश में आवश्यकता नहीं है। योजना आयोग का मतलब है योजना बनाना, काम करना। मोदी जी ने कहा कि भारत देश हमारा इतना टेक्निकल हो गया है कि अब हम सोचेंगे फिर करेंगे, अब हमें बनाने और सोचने की बात नहीं, ऐसे सोचा करेंगे काम हमारा होता रहेगा। इसीलिए उसे कहा गया थिंक टैंक, यही तो कहा जाता है ना उसे, सोचेंगे बढ़ेंगे, ठीक। और कुछ और भी बात था, आगे बता देंगे। आगे लिखो, 2 पॉइंट हो गया ना इसमें, आगे लिख लो। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी, बिल्कुल विराम लगा लो। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी, ठीक है। वैश्विक बाजार बिगड़ गया था एकदम पूरी तरह से, भारत देश को छोड़ दो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी। मैंने कहा ना कि भारत को छोड़ो, दुनिया के बहुत बहुत बड़े देश गड़बड़ हो गए, इसीलिए क्या बनाया गया था, G20 रैंडम में मीटिंग वाशिंगटन DC में हुई थी, और विश्व के 20 बड़े
देश के जो शासना प्रमुख थे वो जा करके इस पर विचार किए कि यही कंडीशन रहेगी तो देश का कैसे चलेगा, तो फिर उसका नाम क्या दिया गया, ग्रुप्स ऑफ 20। और कहा जाता है कि एक विकसित और विकासशील दोनों को मिलाकर सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, G20, जो पूरी तरह से बाजार पर डिपेंड है, वैश्वीकरण पर। बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक संगठन। ठीक, अब आगे लिखो 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्या करें इसका मॉडल? नहीं, इसका मॉडल देखो, अब जब भारत देश में 8-9 तक चला, उसके बाद ये सब मॉडल योजना आयोग के अंतर्गत बनाए गए। तो किताबों में लिखा गया है आगत निगत है। तो योजना आयोग में जो उसके डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे, या जैसे अभी लिखे हो ना नागेश्वरन, जो आर्थिक नई समीक्षा हुई है, तो वित्त मंत्रालय के समय वर्तमान के आर्थिक सलाहकार कौन है, फिर क्या नाम उनका, PR नागेश्वरन करके है ना, नागेश्वरन नाम याद है ना, तो वो है। तो इसी तरह से जो इसमें चीफ हुआ करते थे, उन्होंने मॉडल बनाना तय शुरू कर दिया था कि भारत बहुत आगे निकल आया। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद 51 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। और कब तक डिपेंड रहेंगे किसी वैज्ञानिक के ऊपर, फिर अपने आप बनाने लगे थे। यहाँ से किसी वैज्ञानिक के मॉडल पर क्या कहते हैं अवधारणा डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, यहाँ से योजना आयोग काम करने लगा। आगे लिखो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, जल्दी से खत्म करना है। 2002 से 2007 तक। इस समय सरकार किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया भारत देश में, है ना, सबसे बड़ी बात। पहला पॉइंट लिखो, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, अंडरलाइन कर लेना, गरीबी और बेरोजगारी। और बेरोजगारी दो हैं, पूछा जाता है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। उसी के आगे लिखो तथा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना। देखो, इससे पहले क्लास हुई थी तो भी हम बताए थे कि नरेंद्र मोदी द्वारा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है। बात समझ रहे हो? ऐसा ना सोचो कि मैं क्लास में बता भी देता हूँ कि सर उनके विषय में ऐसा कहते, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। उन्होंने पूरे प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में 2014 से लेकर वर्तमान 2023 तक उन्होंने वही काम किया है जो भारत देश में काम रुके थे, जो रोके गए। जैसे 1932 के आसपास गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत देश स्वच्छ रहे। क्यों? क्योंकि अगर गंदगी नहीं होगी, स्वच्छता होगी, तो आदमी बीमार कम पड़ेगा। बीमार कम पड़ेगा तो काम ज़्यादा करेगा, अरे काम करेगा तो पैसा कमाएगा, तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। 1932 पूना पैक्ट के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत देश का ऐसा नहीं हुआ। चलिए 47 तक हम मान लेते हैं अंग्रेजों ने राज किया। उसके बाद 51 से लेकर 2014 से पहले तक किसी इंसान ने कौन चालू किए हैं? स्वच्छ भारत अभियान, है ना। स्वच्छ भारत की बात तो गांधी जी ने करी, लेकिन अभियान किसने चलाया? मोदी जी ने। प्रश्न आता है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 नई दिल्ली के राजघाट से। याद कर लेना, राजघाट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता की समाधि स्थल है वहां पे, वहीं से शुरू किया। एक काम उन्होंने किया, नई संसद का अनावरण किया मोदी जी ने। अभी देखे हो ना, अभी तो 28 मई की बात है। क्या गलत किए? अपोजिशन वाले अगर मान लो उल्टा सीधा बात करें, 1921 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में संसद बना। मार्टिन, उसका नाम क्या था? नाम नहीं याद आ रहा है।
लुटियस, मार्टिन ल्यूटियस, जिसने पूरा डिजाइन किया किसको? संसद को। क्या ये शर्म की बात नहीं है? किसी अंग्रेज ने डिजाइन कर दिया, किसी अंग्रेज ने शिलान्यास रख किया उसका, जो किए सही किए। हसमुख पटेल नाम के एक व्यक्ति हैं, हसमुख पटेल, पढ़ लेना, करंट में नहीं क्लास लगेगी तो पढ़ा देंगे। हसमुख पटेल ने नई संसद का डिजाइन किया, और पहले वाली संसद का डिजाइन किसने किया था? मार्टिन लुटियस ने। ठीक, वो खत्म गया। और वहां पर उसका जो शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। और यहाँ पर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो कमवा तो वही किया ना, वो जो रुका हुआ था। इसीलिए उसके किसी भी काम का, वो जो काम करते हैं, इसीलिए किसी भी पार्टी के लोगों को जवाब देने का कोई पॉइंट नहीं मिलता। मैंने कहा ना, स्वच्छ भारत की बात हमारे राष्ट्रपिता ने कही, तो उन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया। सांसद अंग्रेजों का बनाया गया था, वो अंग्रेज जिनको तुम गाली देते हो ना मन से, कि बात तकलीफ दी, हमारे ही घर में रह के हमारे ऊपर राज किए, फिर उनके द्वारा बनाई गई चीजों को क्यों अडॉप्ट कर लिए? यहाँ भी सही किए, नई संसद बनाए। व्यक्तिगत शासन प्रमुख जो होता है, उस समय गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड इरविन, भारत देश का, उसने किया। इस समय भारत देश का शासन प्रमुख कौन है? मोदी जी। उन्होंने शिलान्यास किया। उस समय किसी अंग्रेज ने ग्राफ्टिंग की, जिसका नाम मार्टिन लुटियस था। इस समय किसने किया? हसमुख पटेल ने किया। बात समझ रहे हो? उन्होंने वही काम किया जो काम रुके थे। इसका बताने का मतलब है, जो पॉइंट में क्या लिखे हो, 2002 से लेकर 2007 तक इस पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। ठीक, और अंतिम में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पॉइंट कहा था कि अगले 10 वर्ष अर्थात 2027 तक, यही तो 7 के बाद 17 तक, और ऐसे जोड़ोगे तो 2012 तक। इन्होंने कहा था कि भारत देश के प्रत्येक इंसान की जो प्रति पर कैपिटा इनकम वो कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी ना। तो मोदी जी के लिए कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बीच में सभी लोग सुनते हो, कहते हैं कि 2 गुनी कैसे हो गई। अपोजिशन वाले पूछते नहीं हैं कि अरे कहते रहे थे कि 2 गुनी हो जाएगी। उन्होंने प्रयास किया। अगर कहा जाए कि प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो जाएगी, ये किसके दिमाग में उपस्थित? अटल बिहारी वाजपेयी के। उन्होंने अपने लिए ग्राफ्टिंग की थी अपनी पंचवर्षीय योजना में, और मोदी जी ने उसको क्या करने का प्रयास किया? बढ़ाने का, चलाने का। मैंने कहा कि बारीकी से समझना, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया तो व्यक्तिगत सोचा हो। उन्होंने वही काम किया तो भारत देश रुका था। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, तब इनका भी जन्म नहीं हुआ होगा, तब गांधी जी ने स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट दिया था। आए, उसको बढ़ाए। एक सौभाग्य की बात है कि भारत के सबसे बड़े पद पर आसीन हुए और उन्होंने काम किया। 2 गुने करने की बात कर रहे हैं। अब करेंगे कैसे, क्या करेंगे, ईश्वर जाने, अब वो जाने। ठीक है, नई संसद में जो अभी वास्तु का निर्माण किया गया, वास्तु के अनुसार बनाएगी, इसका क्या? वास्तु क्या कह रहे हैं? जैसे अभी नई संसद में बताया आपने कि डिजाइन हसमुख पटेल ने किया, हाँ, तो बताते हैं कि वास्तु के अनुसार इसे बनाया गया है। वास्तु देखो, जब भारत देश में हो, ठीक है, अपने यहाँ एक चीज मानो, परंपरागत सारी चीजें होती हैं। वास्तु का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जैसे आप बैठे हो ना, ये हमारे में कहा जाता है कि ये डायरेक्शन सही होता है। कैसे आप जानते हो कि अगर पूरब में मुख करके बैठेंगे तो अच्छा है? इसलिए कि हमारे शास्त्र में उसी को वास्तु शास्त्र कहा जाता है। जहां गड़बड़ी होगी वो बताएगा कि ये दिशा सही नहीं है। और भारत देश पूरी तरह ट्रेडिशनल है, परंपरावादी है। यहीं पर जो मुस्लिम बच्चे होंगे उनसे पूछो तो उनका डायरेक्शन उधर को होता है, लेकिन वो वास्तु शास्त्र का नाम नहीं लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग काबा किधर पड़ता है? पश्चिम साइड में। और काबा उनके लिए पवित्र है क्योंकि मोहम्मद अली वहीं शहीद हुए थे, तो उनके लिए वो हुआ, अपने लिए ये हुआ। वही वास्तुशास्त्र का प्रयोग करोगे, दोनों कास्टों के लिए अलग अलग हो जाएगा। हमारे लिए इधर, उसके लिए उधर। वास्तुशास्त्र का प्रयोग इसलिए किया गया था कि ये पूरा डायरेक्शन देता है कि सही क्या होगा। और एक बात और जान लो कि प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ा है। कल आप पढ़ करके कलेक्टर हो जाओ, कुछ बड़ी से बड़ी कोई पद नहीं है। भारत देश में कलेक्टर से बड़ा कोई पद नहीं है। अगर कल आप हो भी जाओ, फिर भी एक दिमाग में बात रहती, चाहे घर का बुजुर्ग, चाहे पिताजी रहे हो, चाहे माता जी, कोई बीमार हो जाए और कोई ये कह दे कि सामने बाबा जी बैठते, उनको दिखा दो, ठीक हो जाएंगे, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई धराई की धरी रह जाएगी और तुम धराशायी हो जाओगे। दिखाने जरूर जाओगे, क्योंकि ये हमारे दिमाग में, ये हमको जेनेटिक मिला हुआ है। तो वास्तुशास्त्र का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि भारत देश में, चाहे गुप्त काल से ले लो, चाहे किसी और काल से, यहाँ पर एक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। आज के डेट में वैज्ञानिक, और उस समय ज्योतिष शास्त्र वाले। जैसे वो कौन था उस समय? आर्यभट्ट था, वो बताया करता था कैसे क्या है।
और उस समय तो एक वो था जादूगर, क्या नाम था यार उसका, गुप्त काल में बेताल भट्ट था उसमें गुप्त काल सेकंड में। वो तो राजा की भी बताया करता था कि जादू कैसे होता है और दिखाता था वो, तो इसीलिए माना जाता है। ये हमारा परंपरा है हमारी मानने की, और कोई जरूरी नहीं। और अगर गड़बड़ हो जाएगा तो कहेंगे अरे वैसे पंडित जी को दिखाए हो तो शायद सही हो जाता। हम जानते हैं कि पंडित जी हमारे घर आते हैं, दो शादी कराएं, ब्याह कराएं, पूजा कराएं, सब विधि कराते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन संतुष्टि मिलती है। और एक बार हम किनारे भी कहते हैं पंडित जी लूट लिए गए, ये भी तो कहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है। ठीक है, चलो ये हमें जब कभी करंट की क्लास लगे, चाहे मेरी लगे चाहे किसी और सर की, तो ये जो नई संसद वाला मामला है इसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इसमें पॉलिटी और प्लस करंट और उसमें इतिहास, ऐसा समझो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों मिला करके करंट बना हुआ है जो अभी आया। हसमुख पटेल वहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के, मोदी जी के कैबिनेट में सलाहकार हैं। हसमुख पटेल नाम है इनका, 28 तारीख को हुआ था। चलो कितने पॉइंट लिखे हैं इसमें? 28 मई को हाँ अनावरण किए थे मोदी जी। चलो आगे लिखो। क्या करें? 70 रुपए का सिक्का, रुपए का सिक्का जारी किया गया है। 1000 की नोट कहा जा रहा है, लेकिन जब तक लिखित ना आ जाए, अभी तो लिखित नहीं आया है। 1000 का सिक्का आ जाएगा, जो आएगा तो पता चलेगा। चलो आ गया 1000 का सिक्का। चलो अच्छा, एक इकोनॉमिक की बात है। देखो सुनो, एक रुपए की नोट, ठीक, एक जो होती है ऐसे समझ लो, भारत देश की वैधानिक मुद्रा किसे कहा जाता है? आ गया मोबाइल, कहाँ आ गया होगा? 1 रुपए की जो नोट होती है, ऐसे समझ लो सिक्के की बात आई, इसे क्या कहा जाता है? अब सुन लो भाई, नहीं आगे कहां, वैधानिक मुद्रा। भारत देश में पूछा जाए किस नोट को वैधानिक मुद्रा कहा जाता है? 1 रुपए। कारण क्या है? वित्त मंत्रालय द्वारा इसे बनाया जाता है, ठीक, और इस नोट पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1 रुपए को हटा दो, उसके बाद 2 रुपए से लेकर 10,000 तक की पावर किसकी होती है? आरबीआई। बस ये कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार ये चाहे, एक लाइन लिखी गई है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 2 रुपए से लेकर 10,000 तक की नोट और सिक्के आरबीआई जारी कर सकता है। और अगर केंद्र सरकार अपनी रिकमेंड दे दे, सलाह दे दे, तो आरबीआई 2 रुपए से लेकर 10,000 के सभी चलन मुद्रा समाप्त कर सकता है। लेकिन 1 रुपए का जो सिक्का होगा, 1 रुपए की जो नोट होगी, वो पूरी तरह से किसके अधीन होती है? एक। इसीलिए कहा जाता है वैधानिक मुद्रा कौन सी है भारत की? 1 रुपया मात्र। ठीक, चलो बैंकिंग का चलेगा क्लास, नहीं तो पता लगे फिर 2:30 बज जाएगा। आगे चलो, क्या लिखे हो भैया? एक लाइन लिखवा दे तो फिर पूछो, क्योंकि हमारा जो मीटर यार पूरा नहीं करवा पाते हैं। चलो आगे लिखो, एक लाइन और लिख लो। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार राज्यों को राज्यवर शामिल करके विचार विमर्श किया गया। ठीक, राज्यों को शामिल करके विचार विमर्श किया गया। देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना से पहले अर्थात 9 पंचवर्षीय योजना तक राज्य के किसी भी मुखिया को, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री, कभी भी उनको बुला करके योजना में शामिल नहीं किया गया। अगर पूछा जाए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल करके योजना की प्लानिंग की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना।
ठीक, बनाने का है। एक आयोग का तो भाई काम है वही प्रश्न निकाल करके रख दे जो समझ ना पाए बच्चे। ठीक, अब नीचे लिखो अध्यक्ष। इस समय अध्यक्ष कौन थे? नीचे लिख लो ऐसे, अध्यक्ष लिखो। अवधि क्या थी इसकी? 2007। तो कौन होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी ना? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, उपाध्यक्ष में लिखो, हाँ, केसी पंत। उपाध्यक्ष में कौन होंगे? केसी पंत, ये उपाध्यक्ष थे इसके। ठीक, चलो ये हो गया। 11वां लिखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2011। इस कमरे में तुम्हारे हमें लग रहा गर्मी ज्यादा हो रही है। चलो लिखो 2007 से लेकर 2012। पहला पॉइंट लिखो इसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं, हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये याद रखो, समावेशी बताए हैं ना, सबका विकास। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लागू की जाएगी जो जाति पात धर्म के आधार पर होगी। सरकार जो भी प्लान करेगा सबके लिए करेगा। और आजकल की भाषा में समझो, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी वाला जो फंडा है वही है समावेशी विकास। चलो आगे लिख लो। 11, अगला पॉइंट लिखो, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि, उद्योग, कामा लगाते जाना। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि, कामा, उद्योग, उसके आगे और सेवा क्षेत्र की विकास दर, और सेवा क्षेत्र की विकास दर, फिर आगे लिखो क्रमशः, आगे क्रमशः 3.3%, 6.6% एवं 9.8% थी। कृषि में कितना हुआ डेवलपमेंट? 3.3 का। और उद्योग में कितना हुआ? और इसमें सेवा सर्विस एरिया में बस फुल विराम लगा लो। कितने पॉइंट इसमें ज्यादा है नहीं, 2 हो गए। अब आगे लिखो अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम होती है ना, थीम, विषय वस्तु थीम। आगे डैश करके लिखो प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा, अंडरलाइन कर देना, प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा। ये हो गया। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना लिखो, 2012 से 2017। 11 हो गया, 12वीं लिखो, बस यही खत्म हो गया है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। उसके बाद बीच में ही खत्म कर दिया गया था, 11 तक चला था है ना। कहाँ 12-15 में तो नीति आयोग आ जाएगा, 7-17 तक खाली हो।
आगे लिखो 27। अब देखो अलाउंस कर दिया गया ना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रहेगी, 12 से 17, लेकिन चली नहीं चली भाई। हाँ, 2014 में मोदी जी ने योजना आयोग भंग कर दिया, तो योजना आयोग भंग हो गया तो पंचवर्षीय योजना अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे डाल लो कि नीचे लिखो 27 दिसंबर 2012, पॉइंट करके लिखो 27 दिसंबर 2012 को संपन्न, 27 दिसंबर 2012 को संपन्न राष्ट्रीय विकास परिषद ब्रैकेट में एनडीसी 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को स्वीकार किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को स्वीकार किया गया। ठीक, एक पॉइंट हुआ, देखो लिख लिए। मैंने बताया था कि कोई भी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की जाए, ठीक, उसको अंतिम रूप कौन प्रदान करता है, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। पूरा जितना भी दस्तावेज जाएगा उसके पास जाएगा, अगर उसको लग गया कि ये सही है तब तो सही है, अगर उसने ये कह दिया कि बिल्कुल सही नहीं है तो उसे शून्य मान लिया जाता है। इसीलिए प्रश्न आता है कि भारत देश में योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना को अनुमोदन कौन प्रदान करता है, एक ऑप्शन रहता है एनडीसी, उसी के द्वारा प्रदान किया जाता है, बाकी सब खत्म कहानी उसकी। ठीक, नीचे लिखो एक पॉइंट करके और आगे लिखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम, ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहले लिखे हो ना, तीव्रतम एवं समावेशी, तीव्रतम एवं समावेशी तथा सतत लिख लो, साधारणीय सतत विकास था। एक एक पॉइंट बढ़ाए गए थे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी तथा सतत विकास था। देखो, तीव्रतम का मतलब होता है बहुत तेजी से, ठीक, समावेशी विकास का मतलब सबका विकास, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सतत विकास का मतलब वही कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि वर्तमान की हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तथा वो भविष्य के लिए बचे रहे ना। यही तो 4 बार 10 बार बताए होंगे, बता नहीं पा रहे। अब नीचे लिखो एक पॉइंट लिख लो, अध्यक्ष लिखो, नीचे लिखो अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह। 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री वही तो थे, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक। और उपाध्यक्ष में लिखो, उपाध्यक्ष में कौन था, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये है, ठीक, ये लिख लिए। अब नीचे लिखो अध्यक्ष कौन है, अरे अध्यक्ष मतलब जो प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन थे, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। यही कहा जाता है ना कि भारत देश की पंचवर्षीय योजना में पहला उपाध्यक्ष कौन हुआ, गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम कौन हुआ, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे लिखो एक स्टेटमेंट। तो वो तो दोनों लोग हाँ सेम थे, क्योंकि इन्हीं को पॉइंट कर दिया, लंबा कार्यकाल रहा मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया का। उनको देखो जो सही होता है कभी कभी उन्हीं को पॉइंट कर लिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट लिखो, चौथा जो बन रहा हो एक और, इस पंचवर्षीय योजना को
इस पंचवर्षीय योजना को पूर्ण होने से पहले ही, इस पंचवर्षीय योजना को पूर्ण होने से पहले ही, आगे, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, पूर्ण होने से पहले ही योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा 14 अगस्त 14 अगस्त नहीं था, 15 था ना, 15 अगस्त 2014, ऐसा है। 15 अगस्त 2014 को मौखिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की गई। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, जैसे भी लिखे हो, समाप्त करने की घोषणा की गई। एक चीज, अगला पॉइंट लिखो, योजना आयोग को नेक्स्ट अगला, योजना आयोग को लिखित रूप से, योजना आयोग को लिखित रूप से, अर्थात योजना आयोग को लिखित रूप से, अर्थात मंत्रिमंडल लिखित रूप से, अर्थात मंत्रिमंडल की सलाह पर, योजना, क्या लिखे हो स्टार्टिंग से बताओ स्टेटमेंट, योजना आयोग को लिखित रूप से मंत्रिमंडल की सलाह पर योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा 31 दिसंबर 2014 को, 31 दिसंबर 2014 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फिर आगे लिखो, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को एक नए आयोग, कामा लगाओ, कामा, नीति आयोग का गठन किया गया। एक नए आयोग, नीति आयोग का गठन किया। ठीक, ये है। देखो, दो प्रश्न दो तरीके से इसलिए हैं कि कहीं पर उस तरह से कहीं लिखा नहीं मिला है 31 दिसंबर, बात समझो। लेकिन जो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ, हालांकि तुम्हारे में आए या ना आए ये बात की बात है, यूपीपीएससी का एक पेपर हुआ था। अरे यूपीपीएससी समझ रहे हो ना, इसने पूछा था कि भारत देश की योजना आयोग को, भारत देश की योजना आयोग को पूर्णतः समाप्त कब किया गया था। तो जानते हो उसमें ऑप्शन क्या था, 15 अगस्त 2014 और 31 दिसंबर 2014। अब आयोग ने लगाया क्या था 31 दिसंबर, क्यों बताओ? हाँ, मौखिक रूप से भारत देश में कोई चीज मान्य नहीं होती। जैसे तुम सभी लोग हो, मान लो नौकरी की तलाश है तुमको, नौकरी के लिए पढ़ाई करते हो। अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारे मुख्यमंत्री साहब अगर आए और अगर तुमसे कहें कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको नौकरी दी जाती है, तो 2 मिनट के लिए प्रसन्नता हुई ना। लेकिन जब तक तुम्हें लेटर न मिल जाए, अब कह के चले कर भूल गए तो काम खत्म, क्योंकि नेता तो भूल जाते ही हैं, है ना। लेकिन जिस दिन तुम्हें लिखित रूप से, अगर वो लिखित रूप से दे दें, भले देश के मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें, सीएम की क्या यहाँ कोई पदाधिकारी हो,
तुम्हारे हरदोई का ही, वो कह दे मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से अगर वो दे दे कि यहाँ पे आर में जितने बच्चे इस क्लासरूम में हैं इनको सभी को नौकरी दी जाएगी, एक बन जाए, एक पत्र बने और नीचे वो अपनी दस्तखत करके चला जाए, फिर तो नौकरी मिल जाएगी। इसलिए प्रमाण रहेगा। अगर तुम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट तुमसे कहेगा कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि सीएम साहब ने तुमसे कहा था कि नौकरी देंगे, और प्रमाण दिखाया गया, तो फिर ये जानते हो कि भारत देश की न्यायपालिका सर्वोत्तम है। फिर बुलाया जाएगा उनको, कैसी क्या कंडीशन रही आपकी कि सभी बच्चों को कह के चले आए, आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो कहेंगे भूल गए। तो पूछा जाएगा कि आप पागल दिवालिया हो गए हो कि जो मन में आएगा कह दोगे? शासना प्रमुख हो, सीएम हो, कोई पद है, कोई गरिमा है, कि कोई घसियारे हो जो मन में आए बोल के चले आए? इसीलिए लिखित, इसीलिए आयोग ने इसी आधार पर क्या माना था, 31 दिसंबर 2014 में लिखाया कि मंत्रिमंडल उसका, जो उसके पूरे लोग थे, लिखित रूप से सिग्नेचर की, अर्थात जितने मेंबर योजना आयोग में थे, और उन्होंने कहा आज से योजना आयोग को समाप्त किया जाता है। और उस लेटर को किसको दिया गया था? भारत के राष्ट्रपति को समर्पित किया गया था कि आप मानिए ये प्लान भारत देश से खत्म हो गया। और तो 15 अगस्त 2014 को तो मोदी जी ने लाल किले पर कहा था, है ना, कि भारत देश हमारा इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है कि योजना बनाना, काम करना हमारा काम नहीं रह गया है, हमारा काम है हम सोचेंगे और करेंगे, ये हमारे दिन आ गए हैं। बात समझ रहे नहीं? क्योंकि भारत देश को आजाद हुए बहुत वर्ष हो गया, अब इतना इंतजार नहीं करेंगे किसी चीज की ग्राफ्टिंग करें फिर काम करें। ठीक, मोदी जी का भाषण सुने आप? सुन लिया करो कभी कभी। दो ही लोग के तो भाषण अच्छे हैं, एक लालू प्रसाद यादव, एक नरेंद्र मोदी। चलो ये है, अब आगे हेडिंग डाल लो, देख लो आगे हेडिंग डालो, लिखो नीति आयोग, लिख लो तो फिर राष्ट्रीय विकास परिषद लिखवाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है तुम्हारा नीति आयोग फंसा हुआ है बीच में। हाँ, नीति आयोग डालो, हेडिंग डालो नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक, उसके नीचे लिखो नीति आयोग का गठन, अगला पॉइंट पहले लिखो ऐसे, नीति आयोग। ठीक, ये हेडिंग हो गई, नीचे पॉइंट से लिखो नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। पूर्ण विराम लगाओ। फिर आगे लिखो, अगला पॉइंट नीचे लिखो नीति का अर्थ, वही फुल फॉर्म लिख लो उसका, नीति का अर्थ या फुल फॉर्म नहीं लिखो, ऐसे अर्थ लिखो नेशनल, तुम्हारे यहाँ झाड़ू तो नहीं लगती ना? यस सर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ये पूछा गया है ना एक बार कि भारत देश के नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग, FORMING, नेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं होता, अब स्पेलिंग लिख लो, स्पेलिंग बोल दें, लिख ली, ट्रांसफॉर्मिंग, ब्रैकेट बंद कर दो। अब आगे पॉइंट लिखो, ट्रांसफॉर्मिंग है ना उसका, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब श्रीनिवास, ट्रांसफॉर्मिंग। आगे लिखो इंडिया कमीशन,
आगे हल्का सा डैश कर कामा करके लिखो इंडिया कमीशन। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखो। पहले क्या लिखे हो, नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के आधार पर, उसकी डेट हो गई, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक, आगे लिखो अगला, नीति आयोग में अगला पॉइंट, नीति आयोग में एक अध्यक्ष, नीति आयोग में एक अध्यक्ष कामा एक उपाध्यक्ष कामा 3 पूर्णकालिक सदस्य, 3 पूर्णकालिक सदस्य, क्या, हाँ 3 पूर्णकालिक सदस्य, 1 2 कितना हो गया ये, 1 2 2 और 3 2 5 और 4 इनके होंगे मिनिस्टर, उसमें हो जाएंगे 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 मंत्रिपरिषद, 4 मंत्रिपरिषद के अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। चार अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। उसके आगे हल्का से लिख लो, साथ ही 2 सदस्य किसी विश्वविद्यालय, साथ ही 2 सदस्य किसी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से 2 सदस्य किसी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नीचे लिखो, नीति आयोग का अध्यक्ष, ऐसा लिखो, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, अगला पॉइंट ऐसे करिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत देश का प्रधानमंत्री होता है। बात समझ गए ना? पदेन अध्यक्ष का मतलब जब तक भाई साहब रहेंगे, जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, ये माना जाएगा कि वही इसके अध्यक्ष हैं, और जैसे प्रधानमंत्री से काम खत्म, वैसे यहाँ से उनका काम खत्म। अरे जो देश का प्रधानमंत्री न रह जाए वो कौन सा पद लेगा, है ना? इलेक्शन वैसे फिलहाल होने वाला है 2024 का, मोदी जी जीतेंगे फिर है? क्या बता रहे हो? जीतेंगे, है ना? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तुम लोग हो, 1 मिनट साथ रहो, इसमें कोई ऐसा लड़का हो जिसको, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई विरोध करता है तो ठीक है, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि अपोजिशन, ऑप्शन इनका वो कमजोर है। तुम ना चाहते, अगर नहीं चाहोगे ठीक है, तुम ना दो, लेकिन उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो उतना हो जाएगा। ठीक है, रहने दो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मान लाइन मामला है, चलो। लेकिन इन्होंने वो काम किया है, ऐसा नहीं है। अब आगे क्या लिखे, इसमें क्या देखना यार, वैसे लिखा रहेगा, वैसे लिखा रहेगा। क्या लिखे हो? 2 सदस्य होते हैं, है ना? ये क्लियर हुआ। आगे लिखो, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, कामा लगाना फिर, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद
पनगड़िया तथा वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी, पहले नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और फिर क्या बोले हम, तथा वर्तमान डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक, तथा वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, फिर पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। प्रोग्राम कर दो। स्टिल नाउ अभी तक की बात है, उसके बाद जब बदल जाएंगे तब अपना पढ़ लेना, अभी तक है वर्तमान में, ठीक है। आगे लिखो अगला, पूर्णकालिक सदस्य, आगे लिखो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पूर्णकालिक सदस्य जो हमेशा के लिए हैं, पूर्णकालिक सदस्य पे डैश करो, लिखो डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर, कहीं कहीं उनका नाम प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर रमेश चंद्र, बात वही हुई, डॉक्टर रमेश चंद्र। दूसरा लिखो पी के, पी उनका क्या नाम है, नहीं, हाँ सेकंड नेम, पहला लिखो डॉक्टर रमेश चंद्र, दूसरा लिखो श्री बी के नहीं नाम होगा, बी के, आगे लिखो सारस्वत, पी के सारस्वत, 3 लोग होंगे, पी के सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र या डॉक्टर रमेश चंद्र उनका नाम, क्योंकि पीएचडी किए हुए हैं ऐसा समझो, कहीं प्रोफेसर आता है कहीं हो। आगे लिख लो डॉक्टर, आगे लिखो डॉक्टर बी के पाल, डॉक्टर बी के पाल एवं डॉक्टर बी के पाल एवं अरविंद बिरमानी, एवं अरविंद बिरमानी, ये आने जाने वाले थे, बी के पाल, उसके बाद कुछ दिन डॉक्टर वो अरविंद बिरमानी। क्या कह रहे हैं, नाम में गड़बड़ी है, देखो, हाँ बिरयानी होता है, सही कह रहे हैं, बिरमानी नाम है, देखो कारण क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि जहाँ से वो उनका रिलेशन होता है, रिलेट करते हैं, उसका नाम बढ़ाने के लिए वो अपना नाम रखा करते हैं। मैंने बताया एक बार, शायद तुम लोग क्लास में बताए थे या नहीं, जब हम कर रहे थे वहाँ से फैजाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी, तो हमारे साथ एक लड़की, एक महिला थी, उनका नाम था सीता पाकड़ी, शायद बताए होंगे। अब उनका नाम था सीता पाकड़ी। अब काफी दिन तक तो एक सबसे बड़ी बात रही, तो रही वो महिला, ठीक, तो बहुत दिन तक तो आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती पूछने की, है ना, कुछ गलत ना समझे। प्रोफेसर साहब हमारे एक दिन आए, तो भाई एक डॉक्टर होता है जो बताता है, तो सबको इंट्रोड्यूस कराया, सबका नाम समझ में आया, इनका नाम समझ में नहीं आया। तो एक हमारे साथ में एक मित्र थे हमारे, आशीष राठौर, उन्होंने हिम्मत कर उनसे कहा, मैडम एक बात सुनिए, कहें बताइए, कहें यहाँ तक तो समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता। पाकड़ी तो बड़े सरल स्वभाव से, बड़ी सज्जन महिला हैं, अब तो प्रोफेसर हो गई हैं वो। उन्होंने कहा पाकड़ी मेरे गांव का नाम है और मेरा घर है कुशीनगर में, और मेरे गांव का नाम है पाकड़ी, और सीता मेरा नाम है, और कुछ जानकारी चाहिए आपको? उन्होंने कहा नहीं। क्या मैंने सोचा जिस गांव से संबंधित हैं कम से कम वो लिख लें, और जिस दिन हमारी नौकरी लग जाएगी फिर मैं अपना नाम लिखूंगी, फिर उसके बाद अपने माता जी का नाम, फिर अपने गांव का नाम। अब इस समय तो भाई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जैसा कहा था ऐसा किया होगा तो उनका नाम 3 हो गया होगा, है ना। और ये बड़े सम्मान की बात है। अगर तुम लोग कल नौकरी पा जाओ और किसी लड़के का नाम मान लो इसमें से रमेश हो, और उसके बाप का नाम मान लो विमलेश हो, क्या शर्म की बात है। रमेश, विमलेश, वर्मा हो तो वर्मा, सिंह हो तो सिंह, राठौर हो तो राठौर। विश्वास रखो, अगर इस तरह के अगर अच्छे पद पर हो, अगर तुम चले जाओ तो सामने वाला ऑफिसर तुमको एक बार देखेगा जरूर, ये समझेगा कि तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी अकल तो है ना, कि कम से कम उस बाप का सम्मान बचा के रखे हो जिसने तुम्हें
पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया, और नहीं तो फिर जानते हो एक कहावत है, बेकार आदमी का रह दे छोड़ो जाए दो अपना कहो, उनके लिए तो सब वही है, लादा उड़ भुंगा बराबर। एक कहावत बताए थे ना कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन सम्मान की बात है, पिताजी का नाम लिखना चाहिए। देखो अपने यहाँ क्रिकेट में, क्रिकेट आप गाड़ी की उपाधि मिली सचिन तेंदुलकर को लिखते हैं ना अपने पिताजी का नाम, सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश उनके पिताजी का नाम है, ये लिखना चाहिए आदमी को नाम। लेकिन ये नाम तभी अच्छा लगता है तो किसी पद पर हो। अब ठेला की दुकान खोल लो, सेब बेचो, केला बेचो, पकौड़ी छानो, फिर समझ में नहीं आया कैसे सिग्नेचर करोगे, फिर आदमी कुछ गलत मतलब निकालेगा ना। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। पदेन सदस्य, पदेन जो पद पर आसी, दो चार आदमी, तो पदेन सदस्य ऐसे लिख लो, चाहे हेडिंग कर पदेन सदस्य करके से डैश करके लिखो। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य में पहले लिखो राजनाथ सिंह, ब्रैकेट में क्या है इस समय, रक्षा मंत्री, तो लिख लो रक्षा मंत्री है। तो पदेन सदस्य में डैश करके लिखो राजनाथ सिंह, फिर ब्रैकेट में लिख लो रक्षा मंत्री, फिर कामा लगाओ निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है ये, वित्त मंत्री। दो हो गए। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, हाँ कृषि मंत्री। और एक और है अमित शाह, अमित शाह क्या है, गृह मंत्री। ठीक, ये चार लोग हो गए इसके पदेन अधिकारी। और समय अंतराल देखो, सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक लाइन याद रखो कि समय अंतराल, समय पर नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, भारत देश के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, और उसके बाद अमित शाह हैं, अमित शाह क्या है, गृह मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री, गृह मंत्री। अब सुनो, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग रहा हो, पूरी तरह से प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार में ये काम करता है। ठीक, यहाँ तक की कहानी सब सही है। उसके बाद इसके कुछ विशेष सदस्य होते हैं जिसको प्रधानमंत्री अपनी मर्जी पर अपॉइंट करता है, जिसको वो चाहे। जैसे रेल मंत्री हो गए और मंत्री हो गए, जितने भी मंत्री हो गए, उसको जो लगे, उसके चाहे मंत्री परिषद में हो और चाहे मंत्रिमंडल के हो। बात समझ रहे हो? मंत्रिमंडल में कौन सदस्य होते हैं? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का मतलब जानते हो? नहीं है? बताओ। एक तो तुम्हारे कमरा बड़ा ठंडा है यार। एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिपरिषद। देखो, पॉलिटी की क्लास बराबर चलती है, तुम्हारे यहाँ क्लासेस सब अच्छी होती हैं, टीचर तुमको तुम्हारे बोर्ड के द्वारा सब दे दिए गए हैं, तो पूछ लिया करो। अगर तुमसे पूछे कोई तैयारी कर रहे हो, यही रोड पर जाते समय कोई पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पर, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है? जैसे मैंने एक दिन बताया था कि वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों में अंतर है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं, हाँ समझ रहे, कैबिनेट मंत्री जो एकदम बड़े वाले, रेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब इंपॉर्टेंट। और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार तीनों मिलाकर, कहीं कहीं लिखते नहीं, देखते नहीं, लिखे रहते हैं ये राज्य, ऐसे लिखते थे ना, स्वतंत्र प्रभार ये मंत्री, उप मंत्री, कपड़ा राज्य मंत्री, ये सब लिखा नहीं रहता है। कई विभाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है सब कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, तो मंत्रिमंडल में जो क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं, मात्र कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें सब पूरी तरह से विभाग मिलता है, जैसे डिफेंस, होम,
बात समझ रहे हो? ये बड़े बड़े जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कृषि वाले हो गए, एक आदमी मालिक होगा पूरे भारत देश का, और एक वो होता है कि आधा उनका आधा उनका, दोनों लोग उसमें होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कई 3 प्रकार के मंत्री होते हैं ना, एक राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार का, एक कैबिनेट, तीनों को मिलाकर जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद। और कैबिनेट अकेले को रखा जाएगा तो मंत्रिमंडल। भारत के संविधान में लिखा गया है कि 352 आर्टिकल तब लागू किया जाएगा, यही तो लिखा है ना, यही भारत में 352 का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल तब लगाया जाएगा मंत्रिमंडल की सलाह पर, भारत देश का राष्ट्रपति लगाएगा। इसका मतलब जो कैबिनेट मंत्री होगा, अगर वो लिख करके दे देगा राष्ट्रपति को, तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं, मंत्रिमंडल को। और प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के, क्योंकि मंत्रिपरिषद का चेयरमैन होता है। सारे का बाप तो वही है ना, जिसको जो चाहे दे दे, जिसको चाहे तब हटा दे। ये है, पूछ देखो, क्लास जब भी किया करो, क्लास चाहे जिसकी हो, जो समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, और सर बताएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? छोटा सा है, कभी तुम्हारे उसमें पेपर में आ जाए कि भारत देश में इमरजेंसी मंत्रिपरिषद की सलाह से लगाई जाती है कि मंत्रिमंडल के? मंत्रिपरिषद की नहीं लगाई जाती। तो छोटे मोटे गुर्गे क्या करेंगे? बड़े बड़े लीडर बैठाए जाते हैं, स्वतंत्र वाले एकदम। मनमोहन सिंह, क्या नाम उनका, राजनाथ सिंह बैठ जाएं, निर्मला सीतारमण हो, मोदी जी हो, गृह मंत्री हो, ये बताएंगे देश के लिए। और वो सब चूजे क्या करेंगे उसमें, जिनको कुछ मन में नहीं है। बात समझे कि नहीं? ये सब राइट हैंड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे पूरा जवाब देना पड़ता है ना। चलो, आपने बता दिया कुछ विशेष आदमी होते तो प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है, ठीक। और कुछ भूल गए तुमको। अच्छा लिखो, हाँ एक और, सुब्रमण्यम नाम है ना उनका, लिखो। नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ, अभी क्या नाम था उनका? अमिताभ ठाकुर लिखते थे, अमिताभ कांत लिखते थे, हैं? अमिताभ कांत लिखते थे ना? हाँ वही थे, जो IAS ऑफिसर थे, बड़े चर्चा में चुनी को बनाया गया। पहले लिखो, नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अरे इसी को CEO कहा जाता है। अमिताभ कांत नाम था ना उनका। पहले हम पूछ रहे हैं, पहले बता रहे हैं। वर्तमान नहीं भाई, वर्तमान नहीं, पहले पूछ रहे हैं। नाम नहीं याद है? अमिताभ कांत नाम ही तो था उनका, अमिताभ ठाकुर तो नहीं नाम था। चलो अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। लिखो अमिताभ भा लिखते थे ऐसे, अमिताभ, ठीक। कांत ही थे, IAS ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश के भाई, बता रहे, कांत ही नाम था ना, अमिताभ कांत। लिखो आगे, और कोई करेक्शन होगा तो बता दें, इतनी देर में भी याद आ जाएगा। नीति आयोग के पहले CEO अमिताभ कांत तथा वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हाँ अभी लेकिन कोई और बना है, फिर चेंज हुए हैं, अभी बता रहे हैं। लिखो, वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी VR सुब्रमण्यम, ये बनाए गए हैं बिहार में। VR सुब्रमण्यम, वो लगा लो, अभी अमिताभ कांत ही नाम है उनका।
और कुछ नहीं नाम है, क्योंकि वो मुलायम सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिए थे लखनऊ हाई कोर्ट में। अमिताभ कांत भारत उत्तर प्रदेश के IAS ऑफिसर थे, उनको नीति आयोग का पहले CEO बनाया गया था। CEO का मतलब होता है मुख्य सचिव एक तरह से, जो पूरा काम करते थे। ठीक, पूरा उनका नाम ही था कि काम पूरा लिखते थे। चलो ये हो गया। वर्तमान में कौन है CEO? अब देख लो डाटा गलत ना हो, VVR सुब्रमण्यम। ठीक, सही है, अब देख लेना। हाँ, अमिताभ कांत नाम था। दरअसल प्रसिद्ध इतना हो गए कि सोचो वर्तमान के CM के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिए थे वहां पर हाई कोर्ट में, और इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि उनसे कोई पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी। वर्तमान में अखिलेश सरकार को यह कंडीशन हो गई थी कि इनको टपकाने की तो बात छोड़ो, सिक्योरिटी देनी पड़ी थी, क्योंकि हाई कोर्ट बेंच ने जजमेंट सुनाया था कि अगर अमिताभ कांत को कुछ अगर कोई अपोजिशन वाला अगर मानेगा तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो सुप्रीमो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। बात समझे? अगर तुम किसी के नाम नामजद कर दो, जैसे इसी में कोई लड़का हो, उससे कह दो हमको इनसे खतरा है, और यहाँ का जो चेयरमैन हो वो कह दे कि अगर ये मारा गया तुम जिम्मेदार, तुम जानते हो मारने की तो बातें छोड़ दो, जब तक वो जीवित रहेगा उसकी रखवाली करोगे। ये उल्टा गेम हो गया था इनका, पूरी चार्जशीट बना लिए थे, अब बाद में छोड़ दिए। और मोदी जी हो चाहे अपोजिशन कोई आदमी हो, जब ज्यादा आदमी हाईलाइट हो जाता है ना तो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। ये यहाँ से छूटे कहाँ चले गए? नीति आयोग में, बातें खत्म। अगर किसी मुख्यमंत्री से तुम्हारी दुश्मनी हो जाए और प्रधानमंत्री से मित्रता हो जाए तो बात खत्म। यही तो हुआ, प्रधानमंत्री से मित्रता कर लो तो छोटे मुख्यमंत्री तो छोटे छोटे हुए ना, समझ लो शतरंज के प्यादे वजीर है ना, उसमें क्या होता है, रानी होती है ना सबसे बड़ी। अच्छा ये है आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो और आगे 1967, अगला पॉइंट लिखो। अरे हाँ 1967, हाँ तुम लोग को तो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। 1967 से पूर्व, 1967 से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रशासकों 1967 से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रशासकों को योजना आयोग में भाग लेने की अनुमति, योजना आयोग में भाग लेने की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। ठीक, नहीं प्रदान की गई थी। आगे लिखो, उसी कामा लगा के आगे उसी में लिख लो। 1967 से प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, 1967 से प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रशासक, राज्य के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रशासक अलग अलग है ना। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री कहते हैं और दूसरी जगह प्रशासक होते हैं ना। मुख्यमंत्री व प्रशासक को योजना आयोग की बैठक में सम्मिलित किया गया। 1967 से राज्य के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रशासक को योजना आयोग की बैठक में सम्मिलित किया गया। पूर्ण विराम लगाओ। अब प्रश्न सुनो जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। योजना आयोग की बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पहली बार किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1967 में। बस कहानी ये थी। अब नीति आयोग लिख रहे हो
तो चाहे लिख लो चाहे याद कर लो। इसी पॉइंट को उठा करके नीति आयोग में रख दिया गया है कि प्रत्येक जिले प्रत्येक स्टेट का मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या प्रशासक हो या उपराज्यपाल हो, सभी लोग योजना आयोग की अर्थात नीति आयोग की मीटिंग में बैठेंगे, अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। बात समझ में आई बात? ठीक। एक तो एसी लगाए हो कमरे में, ऐसे के तुम लोग हो, ऐसे के भी लग रही है। देखो एक बात और, नीति आयोग को और योजना आयोग इसे सुन लो, ज्यादा डिफरेंस जो गठन करने का मुख्य मुद्दा रहा वर्तमान सरकार का, राज्य सरकार की भागीदारी नहीं थी। राज्य सरकार की भागीदारी बढ़ाना, कहने का मतलब है जैसे एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक, राजमन्नार आयोग बना था, ये पढ़े हो, एक राजमन्नार आयोग बना था। राजमन्नार आयोग ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उसने जो भी प्लानिंग की है, जितना भी अनुदान दिया जाता है, उसने अनुदान देने में मतलब भेदभाव किया है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। उसे रिपोर्ट लगाई, 1961 की बात है, राजमन्नार की रिपोर्ट लगी। ये बात के सेंट्रल तक गई थी, तो पहला विवाद वहीं से चालू हुआ था। तो उसमें उसी समय एक आधार बना और एक टी.आर. गाडगिल का नाम सुने हो? टी.आर. गाडगिल है और आर.के. मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, सुनो, 1969 में टी.आर. गाडगिल का नाम था धनंजय रामचंद्र गाडगिल, और उनके एक मित्र थे आर.के. मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। दोनों लोग मिलकर एक फार्मूला बनाए थे। कौन सा? जो राजमन्नार आयोग ने कहा था कि भेदभाव किया जा रहा है, उसी आधार पर एक क्लियर हुआ था कि प्रत्येक राज्य को अनुदान उसकी जनसंख्या के अनुसार दिया जाएगा। भाई वित्त आयोग गठित हुआ, आर्टिकल नंबर 280, यही तो है, 280 में यही तो है वित्त आयोग, ठीक। इसका गठन किया गया। सबसे ज्यादा अनुदान किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। लोग कहाँ है ज्यादा? उत्तर प्रदेश में। पैसा यहाँ लगेगा ताकि विवाद न हो। 61 में ऐसा हुआ था। तो मोदी जी ऐसा समझ लो कि वर्तमान सरकार ने ये सोचा 2014 में कि वर्तमान में जो चल रहा है वो प्रक्रिया सही नहीं है, इसीलिए उसने योजना आयोग में किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री तो भाग ले सकता था, लेकिन प्रशासक और उपराज्यपाल नहीं ले सकते थे। 1967 से ऐसी प्रक्रिया बनी। और गांवों के लिए कौन बात करेगा? राज्य स्तर का आदमी है। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री, अगर मान लो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ना जाए, चलिए ठीक है, अपनी जगह पर किसी और मिनिस्टर को भेज दे। अब अपने यहाँ मान लीजिए तुम्हारे हरदोई में ही ऐसी कोई भयंकर कोई विडंबना हो जाए कि तुम्हें पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ जाए, तो वहां पे जाकर के कहेगा, बैठेगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, वहां पे कम से कम 4 करोड़ रुपए की रैंडम में आवश्यकता है। और मोदी जी को क्या पता हरदोई है यहाँ? उनको मालूम है नहीं, कोई बताने वाला। तो नीति आयोग का गठन का मतलब यही था कि स्टेट का नहीं, राज्य का नहीं, गांव की भागीदारी बढ़ जाए। इनकी भी बात कहने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहां पे होना चाहिए। मुख्य मुद्दा जो था एक। दूसरा, पेपर में कुछ नहीं लिखा जाएगा, अब सोचा जाएगा और आगे काम किया जाएगा। 15 साल का एक प्लान होगा, 2 भागों में बांटा जाएगा, 7.5 नहीं होगा, ऐसा बटा था वो, 7 करके, फिर उसको 3 कर में बांटा गया। जैसे रोलिंग प्लान में कहा गया था कि किसी भी योजना को 1 वर्ष चलाइए, 6 माह को उसकी समीक्षा कर लीजिए, सही है तो आगे बढ़ाइए, नहीं खत्म कर दीजिए। जैसे तुम लोग हो, अभ्युदय योजना चल रही है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब सीधा सा एक पेपर हो, जो एग्जाम तुम दो, अगर इसमें से 10% जितने बच्चे हो अगर वो क्वालिफाई कर ले तो समझ लो कि योगी जी का सपना साकार हो गया। और अगर पास ना हुए तो मतलब क्या है? बस एक रिकॉर्डिंग, अपने रिकॉर्डिंग समझो तुम, यही बात थी कि किसी चीज को चलाया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, पता किया जाए, फायदा है तो ठीक है, नहीं काहे करोड़ों का बजट लगाए सरकार। इस तुम्हारी योजना में सरकार को तुम्हें क्या लगता है, कम से कम
प्रति माह मान के चलिए तो कम से कम का 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट हो रहा है प्रति महीने। यहाँ किसी को पागल कुत्ता तो काटा नहीं है मास्टरों को कि चले आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, ना तो वो पागल दिवालिया हो गए हैं, सब अपने काम से आते हैं और तुमको फ्री मिल रही है सेवा। बात समझ रहे हो? इसका फायदा। और इस बार का जो रिजल्ट आया है PCS का, उसमें ज़्यादा तो नहीं, कम से कम ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ से लड़के SDM डायरेक्ट हुए हैं, वहीं पढ़े हैं। और हमने एक CSR कॉलेज में बात बोली थी कि यहाँ की मीटिंग में कहा गया था कि अगर मेरे बच्चे, तुम्हारे CDO साहब ने, अगर मेरे बच्चे प्री निकाल दें तो मेंस के लिए हमको जहाँ से टीचर लाना पड़ेगा हम ले आएंगे, चाहे वेतन जितना भी देना हो, या हम नौकरी लगवा देंगे, लेकिन वो कुछ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो वो तुम्हारा वाहक है ना, यहाँ के CDO साहब तुम्हारे वाहक हैं, तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, वो लाने की जिम्मेदारी उनकी है। तुम काम तो करो, चले जाओ दृष्टि में 6 लाख रुपया जमा कराओ, 4 पन्ना पढ़ो चले आओ। वहाँ 4000 बच्चे पढ़ते हैं तो 4 लड़के सिलेक्शन पाते हैं जो मोबाइल पर देखते हो। नए बच्चे से सानते चले जाते हैं, बेलते चले आते हैं घर, कुछ होता हुआता नहीं है। नीट की फीस कितनी है पहले सोचो। यही आकाश होकर उसमें चले जाओ, 1.25 लाख रुपये जमा करा लेंगे, एक मैडम बैठी रहेंगी, और बताओ पिताजी क्या करते, माताजी क्या करते, तुम क्या करते हो, 4 पन्ना भरे, काम खत्म। डेमो है, डेमो में बस कोई सारा है इधर उधर के पैसा जहाँ जमा हुआ, फिर तुम्हें 1 गिलास पानी मांग के देखो, बात चलो उधर से निकल जाओ, भाषा चेंज, कोई मिलेगा नहीं तुमको। इतनी बड़ी व्यवस्था और क्या लोगे? योगी जी की जान ले लो, मार डालो, बेचारी इतना काम तो कर रहे हैं, और क्या करेंगे? फ्री पढ़ा रहे हैं, टीचर कहाँ से बुला रहे हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम्हारे ऑफिसर ये कह रहे हैं कि अगर तुम 1 कदम चलो तो 2 कदम चलने के लिए हम तैयार हैं। यही उन्होंने जिस दिन रिजल्ट आया था उन्होंने यही कहा कि हमारे संस्थान के 4 बच्चे अगर निकलने लगे तो हमें चाहे जहाँ से टीचर लाना पड़ेगा हम ले आएंगे। एक हम क्लास बना देंगे अलग से मेंस की। चले SSC वाले हैं, पहला स्टेप पास करो तुम, दूसरे में जाओ, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ जितने टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो बाहर से आएंगे। एडवांस मैथ पढ़ाने के लिए तुम्हें बाहर से टीचर आएगा, एप्लीकेशन लगाओ, क्योंकि हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं। तुम्हारे समझ में आएगी तब तो ठीक है, नहीं तो कितने आए कितने चले गए वैसे हम भी चले जाएंगे। एक बात बता रहे हैं, बात समझ रहे नहीं भैया? कहाँ पे? अभ्युदय पूरे उत्तर प्रदेश में अब बता नहीं सकते। वहाँ पे 7 से 8 बच्चों का पेपर बड़ा अच्छा हुआ था, मुलाकात हमारी हो नहीं पाई है। आप तो थे ना वहाँ पे, 1-2 बच्चे हैं जिनको हम पहचानते हैं वहाँ से। वहाँ पे जो 1-2 बच्चियाँ बैठती थी इधर और 1-2 लड़के जो उधर, कुछ बच्चे थे क्योंकि कुलदीप से बता रहे थे कि कुछ बच्चे थे जिनका पेपर 100+ हुआ है। तो सीधी सी बात है, जिनका 100+ हुआ है वो मेन से देंगे, उसमें नो डाउट। मैंने एक दिन कहा था ना कि तुम्हारे हिसाब से 100 ना हो जाए भैया, क्योंकि जब तुम परीक्षा देने जाओगे तो तुम्हारे तो तुम 150 में 150 सही रहते हैं ना जब लगाते हो, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं, आयोग तुम्हारा 100 कर दे बस, उसकी आंसर शीट आ गई है। 100 का मतलब बहुत होता है। कुछ लोग होते हैं, तुम लोग के क्या करें 92 लाना बहुत बड़ी बात है। तो 95 से देख लेना, एक मात कितनी सीट? 175 सीट में 100 नहीं मेरिट क्रॉस करेगी, इसी 95 से लेकर 100 के बीच में लुढ़केगी, 96, 97, 94, 93 ऐसे रहेगी। ज्यादा से ज्यादा अगर हुई तो 95 से 97। अब कहने के लिए अगर तुमसे कोई हाके हमारे 112 थे, अब उसे पूछे तुम्हारे 112 थे तो रोल नंबर काहे नहीं दिखाई पड़ रहा है? इसे कहने वाली बात है, रोल नंबर इतने नहीं, इतनी ज्यादा मेरिट नहीं जाती। तो वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, अब सेशन शायद स्टार्ट होने वाला है वहाँ का 1 जुलाई से, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट अगर आ गया तो उनके लिए क्लास एक्स्ट्रा चलाई जाएगी मेंस के लिए, वो पढ़ेंगे। और काफ़ी बच्चे इस बार हुए भी तो हैं, कंटिन्यू चल तो रही है, चलेगी आगे बिल्कुल, क्योंकि मुलायम सिंह की लाई हुई योजना है ना, नाम चेंज हुआ है। मुलायम सिंह ले आए थे ना इस योजना को, 1998 में आई थी, अभी की बात नहीं है। और तब चलती कहाँ थे? इलाहाबाद, अलीगढ़ और कहाँ? लखनऊ। लखनऊ में इसका नाम है भागीदारी, अलग अलग नाम है। लेकिन योगी जी ने बढ़िया काम किया, पूरे 75 जिलों में फैला दिया इसको, ये काम था, उन्होंने सही किया। चाहे उनको ये लगा हो कि लड़कों को बच्चे तक पढ़ने में ठीक है, उनके माँ बाप सर्वाइव नहीं कर पा रहे इतना पैसा, अरे कौन देगा नीट की फीस? जाके पता करो, 1.25 लाख रुपये जमा कराते हैं, वही नोट्स वही कॉपी, SKD आकाश, लखनऊ जाओ तो। हाँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं है भाई वहाँ पे।
सही बात तो यही है कि जो बहुत आरामदायक जीवन व्यतीत करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, ये सही है। आदमी कहता है कि भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकता, सही बात है। रोड पर तुम नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन घर पे तो पढ़ सकते हो। उनकी कंडीशन बेचारे की खराब थी, भारत का संविधान लिख दिया रोड पर पढ़ करके, महान व्यक्ति रहे, उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अरे तुम घर में तो पढ़ सकते हो, भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकते हो तो एक मामूली इंसान आजकल के तो बन सकते हो। चलो, अभी तुम्हारे यहाँ मीटिंग अभी हाल ही में भेजे की हुई है, मंगला प्रसाद सर जो हैं तुम्हारे गए डीएम साहब हैं, वो कुछ बताए। चलो, इसमें हम लिखाएंगे नहीं, बात समझ में आया? यही है नीति आयोग तुम्हारा। राज्य सरकार की भागीदारी, पार्टिसिपेशन उसका बढ़ जाए, यहाँ की गांव की बात भी कही जाए, यही योजना आयोग में कमी थी और नीति आयोग में किया गया। यहाँ से कोई जाएगा मेंबर, अपनी बात को कहेगा, ठीक। विशेष सदस्य नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री। एक शब्द और याद कर लो, अगर कभी पूछा जाए कि नीति आयोग या योजना आयोग, अब तो योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग का जो डिप्टी चेयरमैन उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। बस, ठीक है। ऐसा समझ लो कि नीति आयोग एक ऐसा आयोग है तो प्रधानमंत्री की जेब में रहकर कार्य करता है, काम, ठीक। अब अगली हेडिंग डालो, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। जितना ज्यादा तकलीफ दोगे शरीर को, विश्वास रखो, उतने ज्यादा मेहनत तुम्हारी, उतने ज्यादा मेहनत कर पाओगे। और नहीं तो एक काम करो, शाम को जाओ, स्नान करो, जैसे गर्मी है, और खाना इतना खाओ जब तक यहाँ तक भाग न जाए। उसके बाद किताब ले लो, लेकिन जो तुम्हारा ये स्टमक है, पेट है, फोल्ड ना होने पाए। देखो 10 मिनट के बाद हाँ कितनी बढ़िया नींद आएगी। पंखा लेकिन तुम्हारा चलना चाहिए। आप बड़े आराम से होगा कि अभी नहीं 4 बजे उठेंगे तो पढ़ेंगे, और दोबारा वो 4 कभी जीवन में नहीं आएगा। वो 4 नहीं आएगा तो ठीक है, ऐसे रोता रहेगा। ऐसे तुम रोते रहोगे, ऐसा कुछ होता रहेगा, तब ये 40 साल के हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि कष्ट से ही पढ़ाई होती है, साथ है। और अपनी परिस्थितियों को, और खास करके जीवन में अपने पिताजी को अपनी नज़र में रख कर पढ़ाई करनी चाहिए कि मेरे पिताजी किस तरह से पैसा ला करके देते हैं। मेहनत पिता की और ममता बाप की। कह रहे पिता बाप, माता जी की है ना। कहता है ममत्व जो होता है, ममता माता जी की होनी चाहिए, और वर्क जो होता है पिता, क्योंकि पिता बहुत सपना देखता है अपने बच्चों के लिए। पहचान लो, एक बार हम तो कह रहे, एक बार पढ़ लो, बन जाओ, तो सो जितना सोना है सोते रहो। लेकिन एक चीज ये भी है, उम्र के हिसाब से नींद भी आती है। अब वृद्धावस्था में थोड़ी ना नींद आएगी भाई। सोए कौन, जागे कौन? वृद्ध आदमी और बच्चे, लड़के, उनको नींद नहीं आती। और जब हाई स्कूल का पेपर देने जाओ इंटर का, ज्यादातर यही होता है। अब व्यक्ति हाई स्कूल इंटर में उसकी एज इतनी होती है, और पेपर ही मार्च में होता है। पहले हाथ में गर्मी पड़ती है, तो 4 बजता है ना तो पुरवैया चलती है ना, तो नींद ज्यादा बढ़िया आती है। तो आदमी सोचता है कि अगर पेपर में कोई आकर हमारे कान में कह देगा कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, कितना बढ़िया था, 2 घंटा और सो लेते हैं ना। अरे ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ, वही बता रहे अपनी कहानी तुमको। हम भी पेपर देने जा रहे हैं, हमारी नानी लगा रहे, तो हमने कहा देखो अम्मा पेपर कैंसिल तो नहीं हो गया। घर वहीं पे एक डंडा रखा था छोटा सा, तो पीछे मारी थी, कहीं कैंसिल हो गया, दुनिया लड़के तैयार हो गया तो खड़े हो गए। पेपर है भाई, दूर दूर सेंटर जाता था ना, 10-12 किलोमीटर सेंटर। 5 बजे रात सो रहे हो, 7 बजे तो पेपर है, कितने बजे नहाओगे, कितने बजे जाओगे? चलो लिखो, राष्ट्रीय विकास परिषद हेडिंग डाले हो, ठीक है। अब तुम्हारी क्लास 2:30 बजे से होगी ना, अब सुन लो, लिखवा देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, नीति आयोग में इतना है, जो उसमें अपडेट होता रहेगा, देखा जाएगा। देखो, जैसे योजना आयोग है, ठीक, वैसे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर इसको बनाया गया था। केसी नियोगी ने कहा था कि अगर मान लो योजना बनाई जाए, जैसे मान लीजिए योजना आयोग का काम क्या है, योजना बनाना, लेकिन एक बात ये भी सही नहीं है ना कि जो योजना बन जाए वो सही है। कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमको बताए
कि ये काम सही है या गलत। तो योजना बनाने का काम योजना आयोग का, और उसकी समीक्षा करने का काम एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। और इन दोनों के जन्मदाता कौन रहे? केसी नियोगी। ठीक, केसी नियोगी की रिकमेंडेशन में दोनों ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए थे। ठीक है, अब जाओ पानी पी लो, और उसके बाद सर की क्लास होगी। अब इंग्लिश की है ना?